हेलो दोस्तों, कैसे 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 हो आप सब लोग। जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत 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 बढ़िया होंगे और आपके सीए इंटर ग्रुप वन के एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए बात करते हैं हम अकाउंट्स की सुपर मैराथन की, जो मैक्स टू मैक्स 1 घंटे की होगी। ये मैराथन मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये मैराथन यहाँ पे मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, कोई क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। ये मैराथन वो है कि इसमें मैं आपको हर चैप्टर से, हर स्टैंडर्ड से कौन से क्वेश्चन करने हैं, किस हिसाब से करने हैं, पेपर कैसे लिखना है, मतलब 1 घंटे में सब कुछ बता दूंगा। और आपके जो 2 से 3 दिन बचे ना, मतलब सी इंटर ग्रुप वन अकाउंट्स के पेपर में, उसमें काम आएगा। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ एक चीज कि जो 1 घंटे की सुपर मैराथन है ना, अगर आपने देख ली, अगर अगर आपने देख ली और फॉलो कर ली, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि ये मैराथन देखने के बाद आपको लगेगा भैया मुझे अकाउंट्स में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और मैं हवाबाजी में नहीं कहूँगा कि चलो हवाबाजी में बता रहा हूँ। मैंने प्रॉपर एनालिस किया कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन कहाँ से ऐसे कौन से आरटीपी से, कौन से एमटीपी से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कैसी चीजें बता सकता है, कैसी चीजें कर सकता है। एक प्रॉपर एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ये नहीं कि बाकी फैकल्टीज की तरह कुछ भी कर दिया, नहीं। जो है प्रॉपर एनालिसिस है। और साथ में मैं उस एनालिसिस का आपको पीडीएफ फाइल, उसका एक्सेल फाइल सब प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप खुद से देख लो मैंने प्रॉपर एनालिसिस कैसे किया है। और उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बाकी टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी करते हैं। और जो एक चीज मुझे लगती है ना, वो एनालिसिस नहीं करते। वो एक दो टाइम का देखेंगे या 2-3 टाइम का देखेंगे बस। मैंने 2018 से लेके 2024 तक के, आपका पहला 2 पेपर होता था अकाउंट्स का, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट, उन दोनों पेपर का प्रॉपर एनालिसिस क्या है भाई, ऐसे कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस आरटीपी से क्वेश्चन पूछता है, किस एमटीपी से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से क्वेश्चन वो फ्रेम करता है, एक प्रॉपर एनालिसिस किया है। इस मैराथन में कॉन्सेप्ट नहीं होंगे कि भाई ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे नहीं। आपको बताया जाएगा कि आपको इस तरह से पढ़ना है और 2 से 3 दिन में आपको करना है। साथ में बोलोगे भैया आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दो, तो मैंने एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है। तो लगभग लगभग 345 पेजेस की बनती है, वो मैंने दी है। अब आप बोलोगे भैया इतने 2 से 3 दिन एग्जाम्स के बच्चे 345 पेजेस कैसे करेंगे, यार आप खुद सोचो यार। लगभग लगभग आपके 27 स्टैंडर्ड है, 5 से 6 चैप्टर है, मतलब लगभग लगा लो 35 चैप्टर है आपका टोटल, ठीक है। मैं अगर हर चैप्टर से, हर स्टैंडर्ड से 10 क्वेश्चन भी दूंगा ना यार, 350 बनेंगे। आप खुद सोचो ना। अब ऐसा तो है नहीं कि 2-2 क्वेश्चन बताऊंगा कर लो। कुछ टीचर ने 2-2 क्वेश्चन दिए, क्या वो 2-2 क्वेश्चन से नहीं होंगे ना। अकाउंट्स के पेपर में जो खेल होता है वो एडजस्टमेंट का खेल होता है, कॉन्सेप्ट का खेल होता है। आपके क्वेश्चंस का खेल नहीं होता। जो खेल जो होता है, एक्चुअल जो खेल होता है, वो आपके कॉन्सेप्ट का होता है, एडजस्टमेंट का खेल होता है। तो मुझे जिस जिस क्वेश्चन में जो जो अच्छी एडजस्टमेंट लगी कि भाई ये 3-4 एडजस्टमेंट है जिससे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मैंने डाला है। अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप 2 दिन में या 3 दिन में सॉल्व कर सको। अगर आप कर लोगे, एक एक बार पे क्वेश्चन कर लोगे या देख भी लोगे अच्छे से, मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ, इवन पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, आपके 60 मार्क्स कहीं भी नहीं। सिर्फ वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ऐसे से करना है। कुछ क्वेश्चन आप लिख के देख लेना, कुछ क्वेश्चन आप ऊपर से ऑडिट कर लेना, और कुछ क्वेश्चन आप हाँ ये तुमसे आता है छोड़ देना। तो अगर 345 पेज है तो मैं मानता हूँ अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है अकाउंट, तो 150 से 200 पेज तो आपको अच्छे से आते हैं उसके क्वेश्चन। जो हर पेज पे एक ही क्वेश्चन, मान लो 345 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। आप देखो ये तो आते हैं मुझे। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको एक बार देख लो, एक बार कर लो बस। और जो बताऊंगा अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, एनालिस्ट करके बताऊंगा कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाए, कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो चीज अगर आपने कर ली और देख ली, मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ, आपके 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 अकाउंट्स में 60% गारंटी हुई। लेकिन एक और चीज बोल देता हूँ स्टार्ट करने से पहले वीडियो, कि लास्ट टाइम में अकाउंट्स में थोड़ा सा टिक के आया था। और मैं आपको बता देता हूँ 2018 से लेकर 2024 में एक दो टाइम को छोड़ दिया जाए तो अकाउंट्स का पेपर, एडवांस अकाउंट का जो पेपर होता था, वो थोड़ा टिक, वो क्या होता है उससे लेंदी। लेंदी तो हर अटेम्प्ट में रहा है। किसी एक आध अटेम्प्ट में अगर इजी भी आ गया पेपर, तो भी मैं कह रहा हूँ पेपर लेंदी होता था। क्यों होता है लेंदी पेपर? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप सीए फाइनल का एफआर देखो या सीए फाउंडेशन अकाउंट्स देखो, वो भी लेंदी होता है।
दूसरा रीजन क्या है, वो ऐसे ये चाहता है कि यार लेंथी बना के, थोड़ा सा ट्रिकी बना के, एक आध क्वेश्चन ट्रिकी बना के बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं। जैसे बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होगा वो अगले पेपर में इफेक्ट करेगा। जैसे अगले पेपर में इफेक्ट बनेगा तो हमें रिजल्ट ना कम करने की टेंशन नहीं होगी, बच्चा अपना आप फेल हो जाएगा। अगर मान लो सबने अच्छे से पेपर क्या अकाउंट्स में 45-50 आ गए, लेकिन बच्चों को पता नहीं होना चाहिए 40-45 कैसे आएंगे यार, कैसे आएंगे यार, वो टैक्स लॉ में अपने आप को फील कर देगा। लेकिन उसे पता है कोई नहीं, अकाउंट्स पेपर खराब है ना, हम 2 पेपर में अच्छा करेंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चे ने और मेहनत करी, और जो बच्चे को दिन है एक ही दिन का जो बच्चा उसने और अच्छे से मेहनत कर ली, अपना टैक्स लॉ में पूरा 100 नहीं 200% दिया, तो वहां पे 55-60 आ गए, यहाँ पे 45 भी आ गए, कोई नहीं, एग्रीगेट तो 150 प्लस हो गया, बच्चा ग्रुप 1 पास हो गया। ऐसे करेंगे तो बहुत लोग पास हो जाएंगे, ऐसे तो करेंगे तो बहुत पास हो जाएंगे, 40-50% रिजल्ट आ जाएगा। ये तो गलत है, हमें तो रिजल्ट कम करना है, हमें तो कम से कम इस बार चलो अच्छे से दे दिया, फाइनल में इंटर में अच्छे से वो आपका वो क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट अच्छा दिया, फाउंडेशन का अच्छे से नहीं दिया। लेकिन हर बार ऐसा करे तो जरूरी तो नहीं, हो सकता है सितंबर में रिजल्ट बहुत कम कर दे या बहुत ज्यादा कर दे, फिर जनवरी में कम कर दे। तो आप ये सोचो, आप जो अकाउंट्स का पेपर दे रहे हो ये समझो ट्रिकी आएगा, अकाउंट्स का ही लॉ का भी, टैक्स का भी ट्रिकी भी आएगा, लेंदी भी आएगा, हार्ड भी आएगा। हमें उस हिसाब से पेपर देना है, और हर पेपर में 200 300 400% का एफर्ट डाल के पेपर लिख के आना है। तो 3 घंटे का पेपर है ना एग्जाम हॉल में, 3 घंटे का जो पेपर है वो 3 घंटे मेरे हैं। मुझसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मुझसे कोई भी वो 3 घंटे नहीं छीन सकता। तो वो 3 घंटे मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। सेम चीज मेरे साथ ऑडिट में होती है, सीए फाइनल में मेरे साथ। सीए इंटर में ऑडिट में हो चुका था कि मैं रोने लगा था, तो वो सबके साथ होता है। तो आप इतना समझ लो, मैं अपने क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। वो तो 3 घंटे है ना आपके एग्जाम हॉल में, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो वो 3 दिन, वो जो बचे दिन आपके बच गए एग्जाम्स के, उसमें एफर्ट डालो, अच्छे से पेपर लिखते रहो। पास होना फेल होना वो बात की बात होना, हमें पेपर लिखना है, अच्छे से लिखना है, जो पढ़ा है अभी तक अच्छे से लिख के आएंगे, अच्छे से लिख के आएंगे और पास हो जाएंगे। एक और चीज बता दो, बहुत लोग ना अब क्या है, अलग अलग टीचर की मैराथन देखेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे। आप देखो, मना नहीं, पर आपने अभी तक जो पढ़ा है ना उस पर फोकस करो। इसलिए मैं 1 घंटे की मैराथन रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि आपने जो पढ़ा है उस पर स्टेक करो। हाँ, आपको कुछ जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो वीडियो देखने के बाद आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ ये मैराथन में कॉन्सेप्ट नहीं है, आप कमियां बताई जाएगी कि आप क्या क्या गलती कर सकते हो, उन गलती को रिपीट मत करो, उन गलती को दोहराओ मत। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि भैया आपके ना अकाउंट्स में ना 60+ आ जाएंगे। और बाकी पेपर का भी अभी से बता देता हूँ, अगर अकाउंट में 50-60 नहीं भी आते कोई बात नहीं, जितने भी मार्क्स आते हैं अच्छी बात है, अच्छी बात है। अकाउंट में जितने भी आते हैं हम टैक्स लॉ में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अकाउंट्स का दिया गया तो बल्ले बल्ले, कोई बात है, अकाउंट्स का टफ भी आ गया, ट्रिकी भी आ गया, या अगर अच्छे पेपर नहीं भी गए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, सब चलेगा, सब 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 चलेगा। एफर्ट डालने हैं अपने बाकी के 2 पेपर में भी, अगर आपके बहुत ग्रुप है तो बाकी के 5 पेपर में भी। और आपको लिख के दे रहा हूँ, हर पेपर में एफर्ट डाल के आओगे ना, तो अगर एक आध मार्क्स आपका रह भी जाएगा तो ऊपर वाला आपको पास कर देगा। लेकिन आप अपने आप को खुद फेलियर समझ लोगे ना, तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस मैराथन अच्छे से देखो, अब जो भी पढ़ा उसे अच्छे से उसी पे फोकस करो। 60-70% जितना भी अच्छे से पढ़ा उसी पे फोकस करो। कोई इधर उधर की मैराथन या लिस्ट फॉलो में जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही अच्छे से करो। और लिख के दे रहा हूँ मैं आपके आपके 60+ मार्क्स हर सब्जेक्ट में आराम से आ जाएंगे। एक और चीज बताता हूँ, अकाउंट्स की जो मैंने लिस्ट है वो तो फ्री कर दी। अगर आप लॉ की, टैक्सेशन की, बाकी सब्जेक्ट की लिस्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जस्ट 100 रुपीज की है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के विद क्वेश्चन विद आंसर, ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन दिए या सिर्फ आंसर दिए, क्वेश्चन एंड आंसर और चैप्टर वाइज मैंने दे दिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, लॉ में 240 क्वेश्चन क्योंकि भैया उसका भी सिलेबस ज़्यादा है। टैक्सेशन में ज़्यादा नहीं, 60-70 क्वेश्चन दिए क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 4-5 एडजस्टमेंट थी। कॉस्टिंग में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन है, एफएम में थोड़े क्वेश्चन ज्यादा है, ऑडिट में ज्यादा है। ऐसे में सिर्फ 50 क्वेश्चन चाहिए, क्यों? ऐसे में सिलेबस कम है, ऑडिट में 250-300 क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ऑडिट सिलेबस ज्यादा है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ले लो, अगर आप नहीं भी कर सकते कोई नहीं, जो आपने अभी तक पढ़ा है तो जो आईसीआई स्टडी मटेरियल है उसको भी अच्छे से कर लिया तो आपके बन जाएंगे। या किसी और टीचर पर भरोसा करते हो, उनके लिस्ट पे भरोसा करते हो, वो कर दो। जो आपको करना है वो करो, तो वही करो जो आपने अभी तक किया है। बस मैं अपना थोड़ा सा प्रमोशन कर रहा हूँ, और ये प्रमोशन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे पैसे भी कमाने, इसलिए कर रहा हूँ
कि मैंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है जो आपको मार्केट में 2-3 लोग देते हैं या 4-5 लोग फ्री में कुछ पैसे में देते हैं। पर मैंने उनकी लिस्ट भी देखी, सब कुछ देखा है। एनालिस्ट नहीं होते, कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने एनालिस्ट करके डाला है, उसका पीडीएफ फाइल भी मैं आपको दे दूंगा, हर सब्जेक्ट का दे दूंगा। इसमें तो अकाउंट्स को मिल जाएगा, बाकी का मैं हमारे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। उस चैनल ज्वाइन करना और देख लेना, स्क्रॉल करके आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। की थी थोड़ी बहुत मोटिवेशन, थोड़े बहुत आपका क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो एक सेकेंड मैं यहाँ पे अपना वीडियो ऑफ कर लूँ। एक सेकेंड रुकना, मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। थोड़ा सा रुक जाना बस। हाँ, करना है। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, ठीक है। ठीक है, चलिए। हम्म, अब स्क्रीन को शेयर कर। हेलो हेलो, अब हेलो हेलो हेलो, हाँ स्क्रीन शेयर। ठीक है, तो इसके लिस्ट पे ठीक है। चलिए, आपको जैसे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आइए बात करते हैं। ठीक है, अकाउंट्स में इम्पोर्टेंट लिस्ट में आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। अरे यार, हाँ हाँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले। हाँ मैंने ना, यहाँ मैंने किया है, यहाँ मैंने ना इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बना। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट फिगर्स बना दिया है, साथ में यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता दिए। अब आप कुछ लोग पूछोगे भैया ये ईएस 13 का ना इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या है। आप देखोगे ईएस 13 जब आप देखोगे ना, तो उसके लास्ट में ना क्वेश्चन है, बोनस शेयर्स के, और क्या कहता है वो इन्वेस्टमेंट इक्विटी के क्वेश्चन है। तो वो पहले क्या था, सी इंटीग्रल जो ग्रुप वन होता था ना, तो उसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर होता था, तो उसको ए सर्टेन के साथ मर्ज करते हैं। जैसे आप देखोगे एएससी अलग से दे रखा है अभी, और और कैश फ्लो भी। सॉरी। तो आप देखोगे एएस 3 अलग से भी दे रखा है और एएस 3 कैश फ्लो अलग से दे रखा है। तो उसी तरह से आईसी ने क्या है, इसमें क्या किया है, ईएस 13 और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को एक ही चैप्टर में डाल। ठीक है, वही चीज है। अब आपको कि भैया एएस 14 अमालगेशन का मतलब क्या है। देखो एएस 14 अलग से दे रखा है और अमालगेशन भी अलग अलग से दे रखा है। एएस 13 में क्या था, एएस 13 प्लस इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एक ही चैप्टर में डाल दिया, ठीक है। और एएस 3 में क्या, एएस 3 अलग से डाल दिया है और कैश फ्लो अलग से डाल दिया, पर एएस 13 प्लस इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एक ही चैप्टर में मर्ज कर दिया। पर एएस 14 अलग से दे रखा है और अमालगेशन अलग से दे रखा है। अगर आपको एएस 14 का परचेज कंसिडरेशन भी आता है, तो आप अमालगेशन नहीं आता तो आप छोड़ सकते हो। एएस 13 भी आता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नहीं भी आता, तो भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर भी अच्छे से आते हैं, मैंने बताया ये जो इम्पोर्टेंट होता है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो एएस 13 विद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, एएस 14 विद अमालगेशन, फिर फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जो आपको चैप्टर नंबर 12 या 13 में मिल जाएगा। ठीक है, फिर बायबैक, फिर आपका एएस 21 सॉरी 21, 23, 25, 27, 28 विद, अच्छा ये कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट, ये सीपीएन लिख दिया मैंने पे, CON। ठीक है, आप लिख देता हूँ। ठीक है, फाइनेंस
ये बात। तो ये आपके स्टैंडर्ड्स हो गए। AS 17, 18, 4, 5, 9, 12, 22, 26। और बताता हूँ, और इसी ऑर्डर में फॉलो करना। अगर आप ये आपको ये सारे सन्ने अच्छे से आते हैं तो इसी ऑर्डर में फॉलो करना, ताकि आपकी डिवाइस कम टाइम में मैक्सिमम आपको निकल सके। तो देखिए, AS 17, 18, 4, 5, 9, 12, 10, 22, 26, 5। और चैप्टर में क्या बताया? AS 13 विद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, AS 14 विद अमॉर्गेशन, फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, बायबैक, और AS 21, 23, 25, 27, 28 विद CFS। ठीक है, ये हो गए चैप्टर्स। मतलब अगर आप AS कर लेते हो, आप थ्योरी कर लेते हो, आप AS कर लेते हो विद थ्योरी। ये बताऊंगा थ्योरी कहाँ से है कि CFS और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब CFS मतलब एज 21, 23, 25, 27, 28, और CFS और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। CFS मतलब, CFS का मतलब यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं। अगर आप ये पार्ट भी अच्छे से देखो, अगर आप ये पार्ट भी अच्छे से कर लेते हो, ये 50 मार्क्स आपको दे। ठीक है, फिर अमालगेशन विद AS 14, भी 14 मार्क्स का है। CFS प्लस 21, 23, 27, 28, ये 14 मार्क्स का है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनीज या इंटरनेट कंस्ट्रक्शन के बाई 20 मार्क्स का, और ब्रांच आपका 6 मार्क्स का। ठीक है, अगर आप पेपर फॉर्मेट की बात करें, जो मेरा प्रिडिक्शन है जो आ सकता है, क्वेश्चन नंबर वन ABC में क्या आएगा आपका? 40 मार्क्स का AS आएगा। इसमें आपके 3 स्टैंडर्ड होंगे। क्वेश्चन 2 में आपका जो मैक्सिमम चांसेस है, जो लगता है मुझे, वो आ सकता है फाइनेंस स्टेटमेंट और कंपनीज, AS 13 से आ सकता है। या ये होगा AS 13 का क्वेश्चन दे देंगे और बाईबैक का क्वेश्चन दे देंगे, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो वो आएगा आपका 40 मार्क्स का। ये प्रिडिक्शन है, अब हो सकता है कुछ भी ना है, हो सकता है सब कुछ इसी से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 1 ABC का क्या आएगा? अगेन 3 स्टैंडर्ड आएंगे, या 2 स्टैंडर्ड भी आ सकते हैं, 7-7 मार्क्स के, या 5 मार्क्स और 4 मार्क्स का, ऐसे भी करके आ सकते हैं। तो आपका AS आएगा, ये आपके 14 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे, तो क्या अमालगेशन विद AS 14, मतलब AS 14 का थ्योरी का क्वेश्चन दे देंगे, या 2-3 मार्क्स का दे देंगे, और 10 मार्क्स का अमालगेशन आ जाएगा। ठीक है, 14 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपका CFS विद AS 21, 23, 25, 27 आएगा, फिर आपका 14 मार्क्स का ये आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 ABC 3 पार्ट होंगे, इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 का A पार्ट में क्या आएगा? AS थ्योरी प्लस AS की थ्योरी, फिर आपका AS, आपका AS। ठीक है, या तो, और क्वेश्चन नंबर 6 में या तो ब्रांच आ सकता है या बायबैक आ सकता है। ठीक है, ब्रांच के चांसेस ज्यादा है, पर अगर आपको ब्रांच अच्छे से नहीं आता है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, कर दो। ठीक है, अगर ब्रांच आप कर भी देते हो तो ज्यादा आपका 6 मार्क्स का यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो अगर आप, और आप कहोगे भैया मुझे इन 2 चैप्टर में से एक चैप्टर अच्छे से आता है, मान लो मुझे अमालगेशन अच्छे से आता है, ठीक है, अमालगेशन कर लिया, बाकी छोड़ दिया मैंने। देखो, मान लो आपने 3 क्वेश्चन भी अच्छे से कर ली, तो 52 मार्क्स का ये हो गया, 40 मार्क्स का आपका ये हो गया अमालगेशन में से, और 6 मार्क्स यहाँ गए, तो आपका 8 मार्क्स का ये हो गया। तो फिर टोटल कितने बनेंगे, ये अलग से कर देता हूँ। कितने मार्क्स का हो जाएगा? ये हो जाएगा 42 10 आपका 64 मार्क्स का आपका अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। कितने मार्क्स का? 64 मार्क्स का अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। मान लो आपका एक और कोई क्वेश्चन नहीं आता, मान लो, ठीक है, मान लो 4 मार्क्स का या 10 मार्क्स का नहीं आता, तो स्टिल मैं कहूंगा आपका, आपके 50 मार्क्स कहीं नहीं था। 50 मार्क्स कहीं। आपको क्या भैया किस बेसिस पे आपने फॉर्मूला बनाया, किस बेसिस पे आपने एनालिसिस है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे मैंने ABC एनालिसिस भी बना दिया। तो देखो कि AS 17, आपका ये जो A 17, 18 है, का A एनालिसिस है। तो ये तो करके जाना है, अगर आपके पास, अगर आप कर सको तो ये स्टैंडर्ड भी कर लेना, AS 1, 11, 24, 29, ये आपका बी कैटेगरी। इसके चांसेस कितने? देखो, A के चांसेस है, मैं मानता हूँ 80%। ठीक है, बी के मान लो, ये इसके चांस है 40%।
सी का क्या है, सी का है आपका, तो इसका मान लो 10%, 10% लगा लो, 10% से आ सकते। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कर सकते हो, तो ये चार छोटे छोटे स्टैंडर्ड है, थ्योरी बेस्ड स्टैंडर्ड है। अगर आप कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज टाइम नहीं है तो इग्नोर कर सकते हो। ये 17, 20, 26, 29 ये ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है, और ऐसा देखा गया है कि अगर लास्ट अटेम्प्ट में कोई स्टैंडर्ड रिपीट होता है तो वो अगले अटेम्प्ट में रिपीट, ठीक है। ये नहीं कि आ नहीं सकता, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, अलग से आ जाए, पर इसकी चांसेस 10%। तो 80, 40, 120, 180 आपके 10% के चांसेस मेरे को, ठीक है। और पास पेपर के एनालिस्ट के बेस ए 13 विद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ए एनालिस्ट, ये आप देखोगे सी कैटेगरी लास्ट टाइम में आ चुका है, तो इसलिए भी इसके 10%। उसी तरह से ये आपका ए कैटेगरी है, फिर आपका थ्योरी बी कैटेगरी। थ्योरी में 10-12 क्वेश्चन है, अगर आपने कर लिए, अगर आपने कर लिए तो भाई आपका हो जाएगा। अगर आप देखो 5 से 10 मार्क्स की थ्योरी आ सकती, आसान है, एक बार रीड भी कर लोगे या 2 बार रीड कर लिया अच्छे से, तो आपके 5 से 10 मार्क्स कहीं नहीं गए। अगर आया आएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 के ए और बी पार्ट में आ सकता है। बाय बैक का ए पार्ट, ये कैटेगरी का है। इंटरनेशनल लास्ट टाइम में आ चुका है, और देखा गया जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बहुत रेयर हुआ है कि वो अगले अटेम्प्ट में रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इसे सी कैटेगरी में डाला गया है। फाइनेंशियल में एक कैटेगरी का है। ब्रांच वैसे है तो एक कैटेगरी का चाहते हैं, ये तो वैसे भी एक ए प्लस का कैटेगरी, क्योंकि हर आरटीपी में एमटीपी में लास्ट 4-5 अटेम्प्ट जो मतलब 24 की आरटीपी एमटीपी सितंबर की एमटीपी आई थी, उसमें ब्रांच दे रखा है। पर ब्रांच चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर आपके पास, अगर आपको आता है तो कर लेना, नहीं आता तो इसको इग्नोर कर सकते हो। तो आप क्या क्या चीजें मेरे अकॉर्डिंग इग्नोर कर सकते हो, ये जितने सी कैटेगरी टॉपिक है ना, ये आप कर सकते हो। अब आप बोलोगे भैया मुझे ब्रांच भी आता है और इंटरनल डिस्कशन भी अच्छे से आता है, क्या मैं कर लूँ? हाँ कर। अगर आता है, नहीं आता तो उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। एक से, ठीक है। अब मैं आपको, ये मैंने अकाउंट्स की एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी बता दी, इसको आप ना से कैसे बताया, डिटेल में बता दिया। तो वीडियो वीडियो तो अभी देख रहे हो, अगर शॉर्ट में पढ़ना है तो पीडीएफ फाइल में आप पढ़ लें, ठीक है। बाकी तो ये सब ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप बोलोगे भैया आपने एनालिस्ट कैसे किया वो बता दो यार एक बार, तो मैं आपको बताऊँ। ये एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज फिर अच्छे से देखो, क्या मैंने सारे स्टैंडर्ड डाल, सारे standard- सारे स्टैंडर्ड यूएस टू जैसा कि 67, साथ में लास्ट 5 अटेम्प्ट, मतलब 5 अटेम्प्ट बोले तो एम एग्जाम एमपीटी सब मैंने अच्छे से पूरा इंग्लिश किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कि किस कैटेगरी से कैसे कुछ सुना सकता है, तो सब कुछ मैंने यहाँ पे किया है। तो इसी एनालिसिस के बेसिस पर मैंने बनाया है। अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं कैसे बनाया, किस तरह से समझाया, आपको मैं बाद में बता दूंगा। ये चीज आप अपने सीए फाइनल, जब आप सीए फाइनल दोगे या सीए जगह ग्रुप 2 दोगे, तो ये एनालिसिस अगर सीख जाओगे ना, आप खुद की एक लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे आपको समझ में भाई पेपर कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किस तरह नहीं पढ़ना। कि मैंने अपना सीए फाइनल का सिर्फ 3 साइड की मैंने बोर्ड ग्रुप दिखा दिया था, क्यों कि मैंने कम से कम मतलब रीडिंग द आर्टिकल पे 8 से 10 दिन 12 दिन लगा के मैंने एनालिस्ट किया कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से नहीं आ सकता। और उस बेसिस पे मैंने अपने क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं मार्क कर लिया था, और उन्हीं क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिवाइज था, और इसलिए मेरा पहले टाइम में बिना किसी क्लासेस के, बिना मान लो कोई प्रॉपर रिविजन वीडियो के, मैंने अपना 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 फाइनल का निकाल दिया, और मैं सीए, सेम चीज मैंने सीएस में भी करी थी, और मेरा सीएस भी करी, ठीक है। ये होगी मेरे पे। अब बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट, आइए, जब ये तो, हाँ, अब आते हैं चैप्टर नंबर 1, आप देखोगे ये आपका, ये क्या है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ, देखो अगर थ्योरी आएगी तो जो ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है उसमें से थ्योरी आएगी, नहीं तो दो चार और थ्योरी के क्वेश्चन है, वो मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, उन थ्योरी को भी पढ़ लेते हो। तो मैं आपको एक चीज ना लिख के दे सकता हूँ, ये फ्री के मार्क्स आप देखोगे,
जो अकाउंट्स का पेपर होता है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंट्स बोल लो या एफएम बोल लो, एफएम तो नहीं बोलूंगा या कॉस्टिंग नहीं बोलूंगा, पर अकाउंट्स या एफआर बोल लो या सी फाउंडेशन अकाउंट्स बोल लो, उसमें क्या होता है, जो थ्योरी पार्ट होता है ना वो आसान होता है। थ्योरी पार्ट आसान होता है मतलब क्या होता है कि उसमें आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर थ्योरी के पेपर में जो थ्योरी मार्क्स हो तो वहाँ पे कम मार्क्स मिलते हैं। पर अगर थ्योरी के पेपर में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, हाँ, कोई थ्योरी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है थ्योरी पेपर में, या कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है, वो अगर आप अच्छे से कर लेते हो, वो आप अच्छे से कर लेते हो, तो उसमें पूरे मार्क्स मिलने को पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। आप ये क्यों होता है, कैसे होता है, पता है, पर होता जरूर। ठीक है, तो इसी तरह से चैप्टर नंबर 1 2 3 ये थ्योरी आप अच्छे से कर लेना। साथ में 2 3 थ्योरी और क्वेश्चन बताऊंगा, वो कर लेना। अगर आ गए थ्योरी, अगर 5 से 10 मार्क्स की आ जाती है और 15 मार्क्स की आ जाती है, तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 15 मार्क्स की थ्योरी। 15 में से मैं 15 नहीं कह रहा हूँ, 10, 30 में से आपके मान लो आपके आ गए, सपोज 30 में से मान लो 20, तो 20 + 10 30 आ गए ना। 100 में से 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 15 मार्क्स की थ्योरी, मतलब 45 मार्क्स। 55 मार्क्स को कितने चाहिए यार, 30 से तो चाहिए। चलो 30 लगा लो, 55 में से 30 आ गए, और 40 में से आपके 20 भी आ गए। 55 में से 30 आ गए और 40 में से 20 आ गए, 50 मार्क्स यार, मिनिमम 50 मार्क्स। इसलिए कह रहा हूँ थ्योरी इग्नोर मत करना, रीड कर लो। 1 से 2 बार रीड करोगे आप समझ में आएगा, बहुत आसान थ्योरी है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस पर रीड करोगे आपको आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये इसका मतलब यही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बताइए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये भी थ्योरी का पार्ट है, कर लेना। क्या आगे बढ़, उसी तरह से ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे, ये करते हैं। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 1 में, होगा ना। फिर उस चैप्टर नंबर 2, फ्रेमवर्क ऑफ एएस। फ्रेमवर्क ऑफ एएस, तो फ्रेमवर्क ऑफ एएस का मतलब क्या, देखिए दो तीन इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी और ये आसान क्वेश्चन है ना, देखोगे ना आप, ये सारे सेटलमेंट के क्वेश्चन ये है, तो ये आसान क्वेश्चन है, इससे रीड करोगे ना आपको खुद ही हो जाएगा। आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और ये बोला जा रहा है लास्ट में क्या, ये बोला जा रहा है यू आर रिक्वायर्ड कैपिटल मेंटेनेंस, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कैपिटल मेंटेनेंस अंडर ऑल। बहुत आसान है ये कुछ, हम देखोगे ना कि हमने 11th 12th में जरूर पढ़ा हो, उसी का एक एडवांस हो जाए बस। उस तरह से ये लास्ट की जो समरीज है, ये जो मैंने समरी दी है, उसको उसको एक बार रीड कर लेना। इसमें से आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। साथ में मैंने 2 3 और थ्योरी क्वेश्चन दे दिए, ये इसमें मिलके क्वेश्चन है, तो अगर आप रीड करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये कर लोगे तो आपके फ्री के 5 मार्क्स है। उसी तरह से चैप्टर नंबर 3 में आप देखोगे एप्लीके एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ईयर्स, ये अगेन 2 3 थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें एक तो मैंने एक दो एग्जाम्पल ऐड कर दिए स्टूडेंट मिनट के, ये कर लिए तो आपके बन जाएंगे थ्योरी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे एएस 1। आप देखोगे एएस 1 में, आप देखोगे ना एएस 1, एएस एएस 1 में आप देखो, एएस 1 देखो क्या है, रीड ओनली क्वेश्चन, क्वेश्चन कर लो और इसके नोट्स पर, क्वेश्चन कर लो नोट्स पर, क्वेश्चन कर लो नोट्स, और कितने क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखोगे ना, अगर आप ढंग से देखोगे, देखो डिस्कस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रोसेस एज पर एएस 1। तो यहाँ पे बताया गया भाई डिस्कस करो, डिस्क्लोजर करो, कौन कौन से जो थ्योरी क्वेश्चन है आपको रीड करना पड़ेगा। एएस 2, ये देखो एएस 1 क्या क्या बोला गया, ये देखा जाए तो ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके एएस 5 जैसा ही है।
ए फाइव जैसे, ठीक है। ए फाइव जैसे ही क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा एस वन का डिले थे, इसलिए एस वन यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन डाल दिए। ये कर लोगे आप, ये कर लोगे तो आपका आराम से बन जाएगा। दो तीन क्वेश्चन ही आप देखोगे, दो तीन थ्योरी क्वेश्चन डाल दिए बस। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, रीड कर लिया, टाइम है तो आप कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो। अब आते हैं ए एस टू की बात करते हैं। अब ए एस टू में अगर आप देखोगे ना, ए एस टू में क्या है, तीन चार अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। देखो मैंने ज्यादा क्वेश्चन दिए, मैंने चार पांच क्वेश्चन दिए, देखो इलेक्शन थ्री दिया मैंने, फिर एक आध मैंने बैक क्वेश्चन का थ्योरी डाल दिया, वो इसमें फोर डाल दिया मैंने। आप देखोगे आप, तो मैंने क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन भी डाल दिए। अभी इस इसमें क्या डाल दिए। अब यहाँ पे आते हैं ए एस टू, ए एस वन का हो गया। अब आते हैं ए एस टू के बात करते हैं। अब ए एस टू में क्या आपको फोकस करना है, आपको ए एस टू में जो question है, ये फोकस करना है। इसमें थोड़े बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन ना आसान है। देखा जाए तो देखो, पीएच थ्री में है क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन थ्री, देखो तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है इस हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंटरीज इन, एक बेसिस का क्वेश्चन है, इससे में डाला है ताकि आपको समझ में आए आपको पढ़ना कैसे है। जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इस बेसिक एडजस्टमेंट्स में से ही क्वेश्चन आएगा। फिर आगे बढ़िए, फिर आगे में मैं एक थोड़ी क्वेश्चन डाल दिया कि भाई क्या होता है, ये रीड कर लेना। इलिस्ट्रेशन फोर में आप देखोगे अगेन, अगर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, आप कहोगे ना भैया इतना आसान क्वेश्चन आएगा क्या, तो भैया इतना आसान क्वेश्चन आएगा, अब भाई इतना आसान क्वेश्चन आएगा, नहीं भाई इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इसकी जो एडजस्टमेंट है ना, इसकी जो एडजस्टमेंट है, जो इसकी एडजस्टमेंट है, ये adjust- जो इसकी एडजस्टमेंट है उसका खेल हो, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ना मैंने आपको दिए, ताकि कि बड़ा क्वेश्चन जब आएगा ना, तो बेसिक एडजस्टमेंट्स में से ही आएगा, उस तरह से मैंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है। कुछ मैंने प्रैक्टिस मैनुअल से, कुछ आरटीपी से, कुछ एमटीपी से अच्छे से क्वेश्चन मैंने पिक करके दिए। अब एएस वन देखो, एएस वन अगर मैं टाइमर कर लेना, एएस टू में क्या बोलूंगा कि कुछ क्वेश्चन जो एटलीस्ट प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप देखोगे, अगर आप देखो तो देखो, ये क्वेश्चन देखो आपके एमटीपी में आ रखा है, तो ये बेसिक बेसिक तो कुछ कुछ तो बेसिक क्वेश्चन है, और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो आप रीड कर भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। अब ये क्वेश्चन जो आया है, ये अलग जो क्वेश्चन आप देखो, जो आप क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हो, पेज नंबर 26 पे आप जो ये देख, आप देखोगे ना, ये आपका, अगर आपको पता है एस टू में कैसे कैलकुलेशन करना है, किस तरह से कैलकुलेशन करना है, आपको पता है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको पता है यार ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये इस तरह सा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, वो मत करो, अब ये थ्योरी क्वेश्चन है, तो रीड कर लो, क्या मैं क्या आंसर दे पा रहा हूँ, क्या इस थ्योरी क्वेश्चन आंसर दे पा रहा हूँ, हाँ दे पा रहा हूँ, ठीक है। नहीं दे पा रहा हूँ तो क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, उसका रीजन देख लो और बस रीड कर लो। ये थ्योरी, इस पे थ्योरी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब आप ये देखो, अब ये ना क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो, हाँ, अगर आप क्या हो गया, अगर आप इसे देखोगे, ये क्वेश्चन आप, ये अगर आप देखते हो, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखो, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। पर जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इसमें से थोड़ा घुमा के पूछो, तो इस तरह से कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, वो आप रीड कर लोगे तो हो जाएगा। और बेसिक जो आपको लगेगा तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो थ्योरी बेस्ड में, ये तो मुझे करना ही है, तो इसको रीड कर लो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार मैं कर लेता हूँ ये क्वेश्चन, तो आपको वो करना पड़ेगा, बाकी चैप्टर्स में भी ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब आते हैं एज थ्री पे आते हैं, साथ में 8-10 क्वेश्चन होंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन। अब एज थ्री में क्या है ना,
AS3 लास्ट टाइम आ चुका है, एज चैप्टर भी आ चुका है और AS3 का एक क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ कंप्लीट इग्नोर कर दो, मेरे अकॉर्डिंग नहीं आएगा, बहुत रेयर चांस आएगा। पर स्टिल कहूंगा भैया क्या पता आ जाए, तो एटलीस्ट बोलूंगा देखिए बेसिक बेसिक से क्वेश्चन से इलेक्शन वन देखा, के वन देखा आपने, वन देखने के बाद आप ये ये वाला देख लो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लिया, तो इससे क्या होगा ना, ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, तो ये देख लो। तो ये क्या जो ये तीन चार बेसिक से क्वेश्चन है, अगर आएगा, अगर MCQ में आएगा तो भैया आप कर लेना, ये वाला क्वेश्चन कर लो। हाँ, ये दो चार बेसिक बेसिक से क्वेश्चन कर लो, भैया MCQ में आ सकता है इसका, ये वाला कर लो, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, कर लिया तो ठीक है भाई, बेसिक सा क्वेश्चन है, कहीं MCQ में आ जाए तो, कि आपका MCQ पार्ट भी है ना, तो उस हिसाब से कर लो आप बस। इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कम दिए हुए हैं, तो सब बेसिक बेसिक से क्वेश्चन ऐसे में डालने नहीं दिए वैसे क्वेश्चन, पर मैंने स्टिल कहा कि मैं डाल देता हूँ, क्या पता आ जाए। कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन मैंने डाल दिया आरटीपी एमटीपी से। पर मैं वो जो बेसिक जो स्टार्टिंग के तीन चार क्वेश्चन है, अगर हमने हिस्ट्री के वो क्वेश्चन कर लिए, तो अगर MCQ में आ जाता है, क्यों डिस्क्रिप्टिव पार्ट में मुझे लगता है नहीं आएगा, 10% चांस है कि आ सकता है, 90% नहीं आएगा। पर हाँ, 30-40% है कि वो MCQ में आ सकता है। जो बेसिक क्वेश्चन दिए वो कर लो, तो आपका AS3 का क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं AS4। अब आते हैं देखो AS4 और 5 ना इम्पोर्टेंट। आप कहोगे भैया AS4 और 5 क्या है? AS4 5 ना एक तरह से बोला जाए तो AS4 5 क्या है आपका, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल थ्योरी बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, थ्योरी बेस्ड सीरीज है। तो अगर आप देखो थ्योरी बेस है, तो एक बार क्या करना है, AS4 5 और 9 में मैंने क्या बताया, मैंने बताया AS4 5 और 9, इनमें क्या बोल रहा हूँ मैं, इनमें क्या बोल रहा हूँ भैया, एक बार थ्योरी रीड कर लेना अपने नोट से, एक बार नोट से क्या करना, एक बार क्या करना, नोट्स कर लेना अपनी थ्योरी, तो अपनी फैकल्टी के नोट्स से। ठीक है, एक बार रीड कर लिया, एक बार रीड रीड करने के बाद क्या करना है, इन क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, इन क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, इन क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन दिए AS4 5 9, ये वाला क्वेश्चन दिया मैंने। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिया है, ये कुछ मैंने RTP MTP से क्वेश्चन दिए, कुछ प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चन दिए, कुछ पुराने स्टूडेंट के क्वेश्चन दिए। तो ये जो AS4 5 9 है ना, इन से नहीं बता रहा हूँ, AS4 5 9 4 5 9 4 5 9, इसका क्या बोलूंगा, एक बार नोट्स पढ़ा, नोट्स पढ़ने का हाँ भाई पढ़ दिया, अब आप क्वेश्चन देखोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे हम डिस्कस करते हैं, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, बोलता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक सेकेंड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ न्यू ग्राफिक लिमिटेड बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 18 अप्रैल 2017। आजा आजा आजा। ठीक है, ये इसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब क्या बोलता है, जो उनकी रिपोर्ट बनी वो बनी है भैया 31 मार्च 2017, मतलब 18 अप्रैल। क्या का मतलब क्या हुआ कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 18 अप्रैल 2017 को आपकी मीटिंग हुई। ठीक है, ऐसे पढ़ते पढ़ते गए तो उसमें क्या लिखा है, डिस्कस ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट and presentation of the said proposed dividend in the in annual accounts of the company of the year ended 31 March 2007। ये ऐसा क्वेश्चन है, तो इसमें एडजस्टिंग इवेंट क्या होगा, एडजस्टिंग इवेंट क्या होगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होगा, क्या ये कौन सा एडजस्टमेंट है। थ्योरी तो आपको पता है, आपने रीड किया, क्या आपको कुछ समझ में आया? हाँ, अब मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या लिखना है, समझ में आ गया। एक बार मन में दोहरा लिया और आंसर रीड करिए, एक बार मन में दोहरा लिया और क्या क्या, फिर आपने क्या क्या, आंसर्स को आपने क्या क्या देख लिया, दोहरा लिया, हाँ भाई मेरा जो मैंने लिखा है ना, जो मैंने लिखा है वो सही है। इस तरह से आप देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, क्या मैं आंसर दे पा रहा हूँ? हाँ दे पा रहा हूँ, ठीक है, नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि AS4 5 9 थ्योरी बेस है, सारे क्वेश्चन देखो, क्या आप दे पा रहे हो, जिसका आंसर नहीं दे पा रहे हो उसमें क्या यूनिक चीज लिखी है जो मेरे नोट्स में नहीं है, वो मार्क करो।
तो क्या होगा अपना ए एस फोर का मैक्सिमम मैं मानता हूँ एक पेज के नोट्स है। ए एस फाइव में एक पेज, ए एस नाइन भी एक पेज, 3 पेज हो गए। सारे क्वेश्चन रीड लिए, किस क्वेश्चन में मुझे कौन सी नई थ्योरी का पार्ट मिला है या कोई नई चीज मिली है, वो अपने नोट्स में मार्क कर लो और उसको एग्जाम से पहले एक बार रीड कर लो। और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी मिली। तो एज फोर बता दिया, फाइव बता दिया, नाइन बता दिया। आप बोलोगे भैया आपने फोर फाइव नाइन तो बता दिया, व्हाट अबाउट ए एस सेवन? ए एस सेवन में तो कंप्लीट इग्नोर कर दो। क्यों कर दो आप बोलोगे भैया, क्यों कर दो, क्यों कर दो, क्यों कर दो? ए, आ गया क्या? आप बोलोगे भैया क्यों कर दो, क्यों कर दो भैया, सिलेबस में है ना। ये रहा ना। आप देखो भैया, आप ए एस सेवन देखो। ए एस सेवन में क्या है देखो, एक बार क्वेश्चन आया, 2 3 अटेम्प्ट में नहीं है, फिर एक बार आया, 2 3 अटेम्प्ट में, फिर एक बार आया, फिर एक 2 3 अटेम्प्ट में, फिर एक आया, फिर 2 3 अटेम्प्ट में नहीं आया। सॉरी, मतलब एक अटेम्प्ट में आया, दूसरे अटेम्प्ट में देखो। मई में आया, नवंबर में नहीं आया, मई 23 में नहीं आया, सॉरी, मई 23 के उसमें आया, देखो मई में आया, मई 23 में आया, और मई 24 में आया। देखो मई 23 में आया, मई 24 में आया, मई 22 में आया। क्या लोगे दिसंबर में आया? नहीं दिसंबर, नहीं दिसंबर में नहीं आया आपका। ये आपके जुलाई में आया, मतलब हर एक अटेम्प्ट को छोड़ के या 2 अटेम्प्ट को छोड़ के आता है। तो ये सेवन लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वाले अटेम्प्ट में ये सेवन नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ ये सेवन को कंप्लीट इग्नोर। तो फोर बता दिया, फाइव बता दिया, नाइन बता दिया और सेवन। अब आता है आपका ए एस। क्या भैया ए एस इंपॉर्टेंट है? मैं एक बार लिस्ट चेक कर लेता हूँ है कि नहीं। अरे हाँ ना, क्या है कि नहीं, ए एस है कि नहीं देखो। ए एस दिखता है आपको? ये दिख रहा है ए एस इंपॉर्टेंट। आप ए एस में बहुत सारे क्वेश्चन, उसकी जो अगर उसके नोट्स पे आप देखोगे ना, 2 से 3 पेज के नोट, उसके 2 से 3 पेज के नोट्स है ए स्टैंड के। अब वो क्वेश्चन आपको थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, बहुत लोगों को दिक्कत करता है इसमें। तो हमने क्या किया ना, ए स्टैंड के ना कुछ अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं। उन क्वेश्चन को रीड करो। अगेन अगेन बोलूंगा, रीड किया। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है देखो, ए एस देखो, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे तो थ्योरी, जो थ्योरी वाले होंगे जो मैंने ए एस फाइव सेवन नाइन में बताया वही चीज फॉलो करना है। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व कर, वो हाथ से सॉल्व कर। जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, उसको मैं बोलूंगा, तो प्रैक्टिकल पार्ट है वो कर लो, थ्योरी पार्ट को अपने नोट्स में एक बार रीड किया। क्या मैं आंसर का दे पा रहा हूँ, क्या आंसर को मैं समझ पा रहा हूँ, क्या मैं क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ, क्या मैं आंसर को जो मैंने सोचा वही आंसर लिखा है, हाँ लिखा है, तो ठीक है। नहीं लिखा है इसमें क्या नई चीज है, नोट्स में मार्क कर लो और उसको एग्जाम से पहले एक बार रीड कर लेना, तो आपका ए एस टेन हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं ए एस इलेवन। तो ये तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आप बोलोगे भैया मुझे ब्रांच नहीं आता, तो फिर ए एस इलेवन आ सकता है? हाँ, आ सकता है। अगर आपको ब्रांच नहीं आता ना, कोई बात नहीं, आप ए एस इलेवन कर सकते हो। पर ए एस इलेवन है बी पार्ट, ये बहुत रेयर, मतलब ऐसे नहीं पूछता नहीं है, पूछ नहीं सकता, पूछेगा, पर इसके चांसेस ना ए एस इलेवन के कम है। ये ब्रांच के साथ ही एसोसिएट है। तो देखो आ सकता है क्वेश्चन, पर बी कैटेगरी का एस है, तो मैं कहूँगा अगर आपको आता है कर लो, नहीं आता तो यार इग्नोर कर दो। ये नहीं तो बेसिस इसके 4 5, अगर आपको अच्छा आता है ये बेसिस के 4 5 क्वेश्चन कर लो, आपका ए एस इलेवन से हो जाएगा। अब आते हैं ए एस ट्वेल्व के बारे में बात करते हैं। ए एस ट्वेल्व अगर आप देखोगे, ए एस ट्वेल्व आप देखोगे, ए एस ट्वेल्व क्या भैया, ए एस ट्वेल्व इम्पोर्टेंट है? ए एस ट्वेल्व क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? क्योंकि ए एस, हाँ ए एस ट्वेल्व इम्पोर्टेंट है, ए एस नहीं है। क्या भैया इंपॉर्टेंट है? ये प्रैक्टिकल बेस है, थ्योरी बेस है, ये प्रैक्टिकल बेस। और सबसे देखो, पूछ चार ट्रिक्स है इसमें, बस वो समझ लेना, ए एस ट्वेल्व है ही नहीं। देखो ये थ्योरी बेस है, ठीक है यार, स्टैंडर्ड देखो। अगर आप इसके आंसर्स को अच्छे से रीड करोगे ना, आप बोलोगे भैया 5 से 6 लाइन है बस, 5 से 6 लाइन है, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। आप कुछ भी पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन देख लो, अगर आपको लगेगा कम क्वेश्चन दिया मैंने पे, क्योंकि इसके आंसर देखोगे ना, सेम है बस,
क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग कर दिया है, बट क्वेश्चन आंसर्स वही है। तो एक बार रीड किया, आपने नोट्स एक बार रीड कर लिया, अच्छा यार ये 4-5 लाइन ही लिख, 4-5 लाइन ही लिखी है, उसको मार्क करता हूँ और अपने नोट्स में लिख देता हूँ, अगर ये अलग फिर इस वाले पार्ट से पूछना है तो मुझे ये अप्लाई करना है, बस ये स्टूडेंट हो जाएगा आपको। ठीक है, अब आते हैं ये स्ट्रक्चर। तो बताया था ए स्ट्रक्चर में क्या है, ए स्ट्रक्चर में क्या है, ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग लिखा हुआ है ना मैंने, बहुत लोग को क्या होता है कंफ्यूजन, अरे भैया ये क्या है, ये है क्या भैया, ये है क्या, मैं बहुत लोग को समझ में नहीं आता ना, इसलिए ये तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये आपके पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता था, चैप्टर नंबर 8 नहीं 9 या 10 में होता था, पुराने सिलेबस में, सी एंड ग्रुप वन के अकाउंट, तो उसका पार्ट है, तो ये एक तरह से चैप्टर ही है। तो ये क्वेश्चन इसलिए बोला कि ये AS13 का क्वेश्चन आ सकता है इस टाइम में, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो AS13 विद इन्वेस्टमेंट, और AS13 मैं बताऊं, जब मैंने अपना ग्रुप वन अकाउंट्स पढ़ा था ना, सबसे पहले मेरी फैकल्टी ने मुझे AS13 बताया और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बताया था, और मुझे इस चैप्टर से प्यार हुआ, इतना लप्पू सा AS13 है क्या, अगर आप देखोगे आपको 3 से 4 लाइन लिखनी है, भाई शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो ये है ना, ये मेनली तो आपके लिए ये 2-4 लाइन ही है, ये 2-4 लाइन ही आपको रिपीट करनी है, समझनी है, तो ये 2-4 लाइन रटो, आपका इस ट्रेंड का मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है उसके 2-3 एडजस्टमेंट समझनी है, जैसे फी फॉर्म में क्या होगा, ली फॉर्म में क्या होगा, ये 2-4 आपसे बोन्स और इंटरेस्ट वाला अमाउंट समझना होगा, ये चीज कर ली तो आपका ये ट्रेंड हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कर लो, एक कैटेगरी का चैप्टर है जो मुझे लगता है इस बार आ सकता है पेपर में, सारे उसमें डाल। तो अब आते हैं हमारे एएस, बात है एएस, एएस 14 में क्या बोला गया है, 14 में क्या बोला है, अगर आपको वो तो भैया मुझे अमालगेशन पूरा नहीं आता, पर मुझे एएस 14 का 25 कंसिडरेशन आता है, क्या मैं करूँ, बिल्कुल करके जाऊँ, क्योंकि कई बार देखा गया है पुराने टाइम में कि एएस 14 में अलग से 5 से 10 मार्क्स का, अलग से 5 से 10 मार्क्स का 25 कंसिडरेशन का भी क्वेश्चन है, 25 कंसिडरेशन का भी क्वेश्चन आपके पुराने अटेम्प्ट में आया है। बट अगर हमें अमालगेशन अच्छे से आता है, 25 कंसिडरेशन आता है, सोने पे सुहागा, 14 मार्क्स तो मिनिमम है अमालगेशन का, ये मान लो आएगा, प्लस 5 मार्क्स का ये स्टूडेंट का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 14 से 20 मार्क्स के 20 का तो ये चैप्टर है। और आप बोलोगे भैया मुझे AS 21, 23, 25, 27, 8 आता है, तो ठीक है, वो तो करना ही है, AS 14 नहीं आता कोई बात नहीं, आप ये AS 14 वाला पार्ट कर लो, आसान है, हो जाए, नहीं क्या अभी देखो इग्नोर कर दो, अगर कर रखा है तो AS 14 वाला कर लेना, अमालिगेशन नहीं आता तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। लेकिन आपको पहले बता देता हूँ, AS 14 और AS 21, 22, 23, 24, 27, 28, ये जो दो चैप्टर है इसमें से आपको एक चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, अगर आप दोनों चैप्टर में वीक हो, ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आता, सच बता रहा हूँ आपके 50 प्लस भी नहीं, इन दोनों की वेटेज 28 मार्क्स है, तो इसके स्टैंडर्ड्स की भी, अगर स्टैंडर्ड से भी अलग से क्वेश्चन पूछ गया तो ये अकेला चैप्टर 50 से 60 मार्क्स का होता है, या कम से कम 40 मार्क्स का होता है, तो एटलीस्ट एक चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आप होगा भैया मुझे ये सेल्स वाला पार्ट अच्छे से आता है, बट मुझे ए छोटे 25 का अच्छे से आता है, कोई नहीं उतना भी कर, क्या पता अलग से क्वेश्चन आ जाए तो आपके फ्री के 5 से 10 मार्क्स हो गए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, AS 14 में भी क्वेश्चन डाल दिए। हाँ, अब मैं एक बता था थ्योरी क्वेश्चन, तो AS 14 से भी थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, ये तो है ना, ये 3 क्वेश्चन क्या है, ये 3 क्वेश्चन जो मैंने किए वो, इसके अलावा ये टाइप्स ऑफ अमालगेशन, ये भी आपको रीड, ये मैंने दे रखा है, इसको रीड कर लो, क्योंकि 2 या 3 टाइम ऐसा होता है जिससे ना थ्योरी का क्वेश्चन आ गया,
5 माह से ये भी क्वेश्चन आ रखा है आपके जुलाई 2021 वाले। तेरह जो क्वेश्चन आप देखोगे ना, ये आपके जुलाई इसके ग्रुप के और ग्रुप के अकाउंट में एडवांस अकाउंट के ग्रुप में है। ये थ्योरी में रीड कर लो, आसान है, मुझे लगता है आ सकता है। ये तो रीड कर लेना। उसके अलावा फिर मैंने AS14 का आपके अमालगेशन के अच्छे से अच्छे सुन सकते हैं, तो मैंने सब डाल यहाँ पे क्वेश्चन डाल। कुछ पुराने टाइम के भी क्वेश्चन डाल दिए मैंने। RTP MT से भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर आता है आपका ये कौन सा chapter है? हाँ, इंटरनल लिक्विडेशन। मैंने आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको पहले ही बता देता हूँ, क्लास अटेम्प में आ चुका है। और सब बहुत कम देखा गया है, सब बहुत कम देखा गया है कि अगर ये चैप्टर लास्ट अटेम्प में आ चुका है तो ये अगले अटेम्प में तो शायद ये इस वाले अटेम्प में चांस देखो आ सकते हैं, पर 10% मुझे लगता है आएगा, 90% नहीं आएगा। पर अगले टाइम में कोई चैन या किसके लिए भी वीडियो देख रहा है तो चैन किस में इसके चांसेस फिर अपने आप बढ़ सकते हैं। अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग नहीं आएगा, स्टिल एक थ्योरी का क्वेश्चन है, ये रीड कर लेना, क्या पता इसका थ्योरी में से क्वेश्चन आ जाए। स्टिल मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन दिए, अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है छोड़ के मत जाओ, क्या पता आ जाए। अगर नहीं आता, ये टाइम कम है, तो फिर छोड़, फिर एक्सटेंड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने डाल दिए छोड़। अब आते AS पे। देखो, ये नया स्टैंडर्ड इंक्लूड और लास्ट टाइम में आया भी नहीं है, लास्ट में आया भी नहीं है, और ये न्यूली, अब देखोगे न्यूली 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 न्यूली, पहले ये CA फाइनल में होता था, अब CA फाइनल से यहाँ पे कन्वर्ट करके ट्रांसफर करके यहाँ पे डाल। और लास्ट अटेम्प्ट में ये आया भी नहीं है, लास्ट अटेम्प्ट में आया भी नहीं है। तो ये देखो, मुझे लगता है ये जरूर आएगा, इस बार कोई स्टैंडर्ड मुझे लगता है ना जो आएगा ही आएगा, इस वाले स्टैंडर्ड से आएगा ही आएगा। तो पढ़ लो इसका, ये थ्योरी बेस है, ठीक है। तो थ्योरी वही अगेन वही जो मैंने एज 5, 7, 9 में बताया, सेम चीज यहाँ फॉलो करो। कुछ एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कर लो, ये तो बाकी जो थ्योरी क्वेश्चन है वो रीड कर लो। और ये थ्योरी के मार्क्स है, यहाँ पे मैंने RTP MTP CA फाइनल का FR भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो AS2 में जैसे करोगे ना वैसे AS2 और AS15 लगभग लगभग एक जैसे, कुछ मिक्स थ्योरी क्वेश्चन, कुछ मिक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसी तरह से। अब आते AS16, क्या भैया इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट में पेपर है, तो वो चीज लास्ट अटेम्प्ट में कोई सर ने पूछ लेते हैं ना, उसके चांस नेक्स्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट कम हो जाता है, एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट अगले अटेम्प्ट में कम हो जाते हैं। हाँ, उसके एक अटेम्प्ट के बाद उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, पर अभी के लिए छोड़ के चले जाओ। अगर आपको अच्छे से आता है सर तो क्या पता आ जाए आपको कि भैया नहीं 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 आता, टाइम भी कम है, तो सी मतलब इसी कैटेगरी का चैप्टर है, और सी मतलब क्या होता है, कंप्लीट इग्नोर। ठीक है, कर से। अब आते हैं AS7, यहाँ से टर्म में नहीं है। और AS17 की बात की जाए यार, कुछ नहीं है यार। सेगमेंट एसेट क्या होता है, सेगमेंट रिजल्ट कैसे निकालते हैं, सेगमेंट रेवेन्यू कैसे निकालते 10% का कोई कंडीशन होता है, पता नहीं चाहिए, उस हिसाब से देखो। इसको सॉल्व मत करो, इसको रीड कर लिया नोट से, अच्छा देखो क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, बन सकता है। और उसकी दो चार कॉमन लाइन है ना, वो रख लो। ये वो दो चार लाइन रख लो क्या भाई AS17 में, तो वही चीज आपको अपने उसमें क्या बोलते हैं मेन पेपर में आपको वो चीज लिख दोगे, तो वो मैच कर जाएगा आपके सेकंड आंसर से, तो आपका पूरा मार्क्स। हाँ, इसमें एक आध क्वेश्चन आप देखोगे, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये देखोगे ये लेसन 2 है। अगर कोई कभी पेपर ट्रिकी बना तो ये क्वेश्चन A17 का आ सकता है, ठीक है। अब ये देखो, ये तो चलो आसान है। ये देखो, अगर ट्रिकी पेपर बना है A17 का, तो ये चीज पूछ सकता है, तो क्वेश्चन रट लो, क्या पता ये क्वेश्चन आ गया तो मैं रट के ये आंसर दूंगा। बाकी आप देखोगे ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ट्रिकी क्वेश्चन बना ना, अगर ट्रिकी क्वेश्चन है A17 से, पेपर ट्रिकी बना हुआ A17 का सब पार्ट है, थोड़ा फील करने की चांसेस है, अगर पता है कि नहीं हमें तो अपन को फील करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन में डाल सकता है। बाकी क्वेश्चन देखोगे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल आसान से क्वेश्चन है, तो आप खुद से कर लो, ठीक है।
अब आते हैं AS-17 तो हो गया, चलिए अब बात करते हैं AS-8। तो दो चार क्वेश्चन अच्छे AS-17 के तो देख लेगा, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन। AS-8 अगेन अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि भैया थ्योरी बेस है, थ्योरी बेस। अरे भैया भैया क्या करें, कुछ नहीं। तो AS-4 में बताया, 5 में बताया, 9 में। एक बार नोट्स को रीड कर लिया। क्वेश्चन क्या क्या मेरे नोट्स से कवर हो रहा है, हाँ। क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ हाँ, मेरे नोट्स से कवर हो रहा है और मैं इसका आंसर भी देख पा रहा हूँ। अब जैसे ये है, भाई सब्सिडी कंपनी क्या होता है, सब्सिडी कंपनी आर्थिक से रिलेटेड पार्टीज कैसे बनती है, क्या मैं आंसर दे पा रहा हूँ? हाँ, देता हूँ। ये नोट्स में कवर है, हाँ ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ। ये चीज तो आपको फॉलो करनी है। बेसिक क्वेश्चन डाल दिए ना यहाँ पे। और जो हाँ भाई ये मेरे नोट्स में कवर नहीं है तो उसको अलग से लिख देता हूँ मेरा। और इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। अब आता है एस, क्या भैया AS-19 इम्पोर्टेंट है, कि लास्ट टर्म में आ चुका है और बहुत लोगों को AS-19 आता भी नहीं। बहुत लोगों को क्या होता है, बहुत लोगों को क्या होता है भैया, AS-19 आता भी नहीं। तो छोड़ दो, लास्ट टाइम में ऐसे भी आ चुका है, बहुत लोगों को आता भी नहीं है। तो सी मतलब कंप्लीट, कंप्लीट इम्पोर्ट। ठीक है। AS-20 क्या, AS-20 इम्पोर्टेंट है, लास्ट टाइम AS-20 भी आ चुका है। जैसे तो AS-2 भी आ चुका है, तो वो भी आप कंप्लीट इग्नोर कर देना। ठीक है, तो AS-7, 22, 16, चार पांच स्टैंडर्ड है आप तो। ठीक है। AS-2 का फिर भी मैंने एक आइडिया दे दिया, क्या होता है उस टाइम से आ जाए, इससे मैंने थोड़ा बेटर। तो AS-20 आ चुका है। बस अगर आता है आपको अच्छे से तो कर लो, नहीं आता तो भैया ठीक है। अब आता है आपका, अब पाइप बैक फाइनेंशियल कंट्री और AS-29। इसमें क्या मैंने बोल रहा हूँ कि इसमें ना सिर्फ स्टडी कि आपके जो जितने भी एडजस्टमेंट्स बनते हैं ना चैप्टर्स, जितने भी एडजस्टमेंट्स बनते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स बनते हैं, एक तो लाइट से लेकर क्या इन्वर्टर पर चलता है, इस पूरी रोशनी कम आ रही है। तो जितने भी चैप्टर, ये जो चैप्टर मैंने मेंशन किए ना, एस मतलब AS-21 और बायबैक और फाइनेंस बेनिफिट्स, मैं बोलूंगा सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे, सिर्फ आईसीआई स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर फोकस करो। सिर्फ और सिर्फ आईसीआई स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर फोकस करो। कोई आरटीपी, कोई एमटीपी, कोई केटीपी, कोई एसटीपी, कोई टीसी कुछ नहीं करना। सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चन फोकस कर लिया, आप लोगों को कुछ अकॉर्डिंग क्वेश्चन डालो, 8-10 क्वेश्चन कोई भी अपने अकॉर्डिंग अच्छे से पिक कर लो और वही क्वेश्चन कर लो। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं आएगा। AS-20 के क्वेश्चन में दे दिए, इंपॉर्टेंट है। चार पांच क्वेश्चन बहुत कमाल के क्वेश्चन है, वो कर लेना। फिर AS-24 थ्योरी बस क्वेश्चन है, थ्योरी बस है, 2-3 क्वेश्चन रीड कर लो यार। फिर यहाँ पे मैंने एक नोट डाल दिया है, फिर यहाँ पे डाल दिया है कि ऑल आईसीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो एक बार वो पढ़ लेना, थ्योरी क्वेश्चन है यार। थ्योरी में नोट्स मैंने AS-4, 5, 9 के बताया ना वैसे। AS-26 इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ हर एक क्वेश्चन इसमें हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको चीज सीखना है, तो आपको वो बहुत अच्छे से करना है। तो बहुत 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 अच्छे से करना है। देखो हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डाले ना, जितने भी मैंने AS-26 से क्वेश्चन डाले भाई, सब सारे क्वेश्चन आपको लिख के कर, कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। कि AS-26 में जितने भी क्वेश्चन मैंने डाले ना, सब एक से बढ़कर क्वेश्चन है। इसलिए कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन कर लेना, सारे क्वेश्चन कर लेना। अदरवाइज आपको बहुत 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 दिक्कत। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये ठीक है। अब होगा भैया कि यार आपने ना उसके क्वेश्चन नहीं, या भैया चार पांच कुछ अच्छे क्वेश्चन दे दो, इसको बोलोगे भैया चार पांच अच्छे क्वेश्चन दे दो। ठीक है, इसके ना मैं क्या करूंगा, इसी PDF फाइल में जब मैं शेयर करूंगा, उसके नीचे में इसमें ना क्या है, आईसीआई जो स्टडी में है ना, जो आईसीआई के क्वेश्चन है ना, कुछ चार पांच अच्छे क्वेश्चन दे दूंगा। वो क्वेश्चन में आप कर लोगे तो आपकी अच्छे से नहीं। तो इस तरह से मैंने बता दिया हर चैप्टर और स्टैंडर्ड्स के बारे में, एक एक डिटेल बता दिया। वो डिटेल को आप फॉलो करो अपने पेपर में।
तैयारी का तो सिर्फ 3 दिन बचे हैं। कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दूंगा। इस चैप्टर से भी मैं 4-5 अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना कर लोगे। नई तरह से आपको गारंटी है, ये आपको गारंटी है कि 50 मार्क्स आपके कई। अब एक और चीज बताता हूँ भैया, एमसीक्यू कैसे करें, कैसे कैसे करें भैया, एमसीक्यू कैसे करें, नहीं चलेगा। एमसीक्यू कैसे करें भैया, एमसीक्यू किस तरह से करें। कुछ नहीं भाई, कोई ऐसा चीज सॉल्व करे, चीज पर वही क्वेश्चन है। हाँ, एमसीक्यू में सॉल्व लिख के सॉल्व तो करनी है, एमसीक्यू करना है। तो उसमें देखो जो 4 बेस्ट ऑप्शन है, उसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। 4 ऑप्शन हो गए ABCD, तो उसमें से कौन सा जो ऑप्शन है बेस्ट है। देखो जो थ्योरी बेस्ड है वो तो पढ़ोगे, जो बेस्ट ऑप्शन है वो तो कर लोगे। अगर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व पूरा मत करो, फटाफट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, थोड़ा थोड़ा बहुत कहीं पे लिख के सॉल्व कर लो और सॉल्व कर। आपको कभी भैया एमसीक्यू पहले सॉल्व करे बाद में सॉल्व करे, तो मैं कहूंगा जो बेस जो आसान एमसीक्यू है, जो फटाफट मैं कर सकता हूँ, वो कर लो। आपको को भैया बाकी पेपर कैसे अटेम्प्ट करे, अरे कुछ नहीं यार, कुछ बेसिक एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, जो आसान स्टैंडर्ड्स होते हैं ये जो। आप देखो अमालगेशन से स्टार्ट करोगे या सीफे से स्टार्ट करोगे या फाइनेंस मैनेजमेंट और कंट्री स्टार्ट करोगे अपना पेपर, तो दिक्कत हो जाएगी, उसको पूरा टाइम चला जाएगा। तो जो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स है, छोटे छोटे चैप्टर्स, छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसको पहले सॉल्व कर। जो बड़े चैप्टर है एंड में आपने, चलो आपसे वो एंड में पूरा क्वेश्चन नहीं भी हुआ तो स्टैक वाइज मार्किंग मिलेगी। अगर आपने 14 असेसमेंट है उसमें से आपने 10 भी कर लिया, तो 10 और 10 की 10 इसमें सही है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 14 ना मिले तो 10 मिलेंगे। देखिए जो छोटे क्वेश्चन है वो तो होता है 4-5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स का हो गया, वो छूट जाएगा, ये एक आध पॉइंट लिखोगे तो वहां पे आपको मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी में क्या होता है, पहले प्रोविजन लिखोगे स्टैंडर्ड्स में, फिर फैक्ट लिखोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे। हाँ, आपने प्रोविजन लिखा, फैक्ट कंक्लूजन ना लिखा तो कई बार एग्जामिनर मार्क्स। तो इसलिए कह रहे हैं छोटे छोटे चैप्टर्स वाले जो क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स है वो कर लिए, जो बेसिक एमसीक्यू जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ फटाक से वो कर लिया, फिर बचे हुए टाइम में बड़े चैप्टर। एक और चीज बताता हूँ कि भैया 15 मिनट जो मिलता है ना उसमें क्या है, आप बहुत लोग बोल रहे आप पहले ना क्वेश्चन डिसाइड कर लो, पहले तो क्वेश्चन डिसाइड कर लो, पहले तो क्वेश्चन डिसाइड कर लो। नहीं नहीं नहीं, जैसे ही पेपर मिले ना, जैसे मान लो ये मुझे पेपर मिला, मेरा टैबलेट है, फिर मिला, ओ ये तो ठीक है। तो 4-5 इजी इजी क्वेश्चन है ना, उसको क्या कर लिया, पढ़ा और उसको छोटे 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 भी लिखा ताकि एग्जाम में पता चले। पता चलता था वो कई बार बोल देते, टोक देते, फिर धमका नहीं देते, पूरा बहुत लिख, ताकि जैसे पेपर स्टार्ट हो फटाफट अपना एग्जाम रोल नंबर, एक तो वो उसकी भी हेडेक बहुत ज्यादा है, फटाफट एग्जाम रोल नंबर फटाफट लिख दोगे तो तुरंत वो 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर आपने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व, मान लो आपको 7 मार्क्स से 4 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं यार, 28 मार्क्स तो कहीं नहीं गए आपके। 28 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए, कहीं गए 28 मार्क्स नहीं। और मान लो आपको 5 मार्क्स का बेसिक एमसीक्यू भी आता है, 28 मार्क्स, 33 मार्क्स, मतलब पहले आधे एक घंटे में तो आपके 33-34 मतलब 35 मार्क्स का हो गया, फिर 85% हो गया। अगले 2 घंटे में तो आपका आराम से हो जाएगा, अगले 2 घंटे में आपको 65% अटेम्प्ट करना है। अगर अटेम्प्ट में 33% भी हो तो यार 95% तो बिल्कुल बढ़िया। 15 मिनट को ना पूरे क्वेश्चन मत पढ़ो, 2 क्वेश्चन या कोई भी, आपको लगता है अमालिगेशन का क्वेश्चन मैं सुबह पढ़ के गया था, मुझे अच्छे से आता है, तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो कि भाई 14 मार्क्स तो फिक्स हो गए मेरे, तो 2-3 बेसिक क्वेश्चन कर लिया, 2-3-4-5 छोटे छोटे क्वेश्चन पे आपने कर लिए ना भाई पहले 15 मिनट में, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट। एक और चीज बता देता हूँ, क्या पेपर क्या कर, स्पीड बढ़ाओ फटा, एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा आपको, अगर नहीं आ रहा 1 मिनट सोचो 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 नहीं आता, वहां पे छोटा सा लिखते भाई मुझे क्या लिखना है और आगे बढ़ो। आप बोलोगे भाई पेपर कैसा अटेम्प्ट कर, देखो 180 मार्क्स का पेपर होता है, सॉरी 100 मार्क्स होता है, और आपके पास 180 मिनट होते हैं, मैं वो 15 मिनट काउंट नहीं करता, वो जो रीडिंग का काउंट है वो नहीं करता, उसमें भी आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास 180 मिनट, मान लो आपके पास 100 मार्क्स का पेपर, 180 मिनट है आपके पास, और 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड दोगे तो हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास क्या बचता है, 1.5
1.8 मिनट, 1.8 मिनट मतलब अगर कोई क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, अगर कोई क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, अगर क्वेश्चन क्वेश्चन 7 मार्क्स का तो क्या होगा? 1.8 बाई 7, 12 मिनट। नेक्स्ट तो मैंने आप कितने दे सकते हो? 12 से मान लो 14 मिनट आप दे सकते हो एक क्वेश्चन। तो 1.8 को 7 मिनट कर दो, 12। अगर यही 14 मार्क्स का हो तो, ये अगर आपको 14 मार्क्स का हो तो क्या करना है आपको? तो ये 24 मिनट हो जाएगा। फिर ये आपका 12 से 24 मिनट का हो जाएगा। मतलब 24 मिनट। तो याद रखना, एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके मैक्स टू मैक्स 1.8 मिनट्स है, 1.8 मिनट्स है। तो अगर 7 मार्क्स का होगा तो 12 मिनट, 14 मार्क्स आएगा तो 24 मिनट से ज्यादा है। ठीक है, ये हो गई एक और चीज बता दी मैंने। एक और चीज बता देता हूँ कि पेपर देने के बाद कौन सा पेपर खराब जाए, अच्छा जाए, कैसा भी जाए, हो गया। क्या डिस्कशन करने के बाद टेलीग्राम पे, अरे कौन सा पेपर तो टफ आ गया, मैं तो फेल हो रहा हूँ। हाँ तू फेल है, मान लिया तू फेल है, तेरे नहीं आ रहे 40 मार्क्स, नहीं आ रहे ना, नहीं आ रहे ना, चुपचाप से लोअर टेक्स्ट पर वहां पे एग्जाम, क्या पता क्या पता क्या पता, ऐसे 8 से 10 मार्क्स का कैसे दे, मान लो आपके 35 मार्क्स आ गए, ठीक है, फेल हो, हाँ भाई मैं फेल। पर टैक्स में आ गए आपके मान लो, लेस सपोज आ गए आपके अकाउंट्स में आ गए, सॉरी लॉ में आ गए 50, चल 55 नहीं 60 मान लो, और टैक्स में 50, तो आपके 115 मार्क्स हो गए। आपको पास होने की जितने चाहिए 150, तो 115 में से 150 माइनस कर दो, 35 मार्क्स की तो चाहिए। देखिए आप कहोगे भैया, भैया ये तो ठीक है, मेरे 150 बन गए, वो 5 मार्क्स कहाँ गए, वहां गए 5 मार्क्स वो, कहो ना, अरे भाई ग्रेस दे देगा ना, ऐसे सोचते हैं यार 5 मार्क्स के लिए क्या पे कर, वैसे भी 5 से 10 मार्क्स का मार्जिन देता है। आप होगा भैया मुझे तो मिला ही नहीं ग्रेस मार्क्स कभी। अरे भाई मेरे तेरे अकाउंट्स में आ रहे थे 32, टैक्स में आ रहे थे 36, ग्रेस मार्क्स देके कर भी क्या लेगा इससे ही, चला तो एक सब्जेक्ट में, या बोथ ग्रुप थे तो 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स देगा। समझो ना मुन्ना, समझो ना, क्यों नहीं समझ रहे हो? भाई बताओ ना, क्यों नहीं समझ रहे हो आप क्यों नहीं समझ रहे हो, क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? आप समझो ना। एक सेकंड में, हाँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, बताओ, क्यों नहीं समझ रहे हो? भाई ग्रेस मार्क्स भी तभी देगा ना ऐसे ही, जब आपके बाकी स्टूडेंट में अच्छे मार्क्स हो। तो अकाउंट्स में 35 पे आ गए तो कोई मत सोचो, लॉ टैक्स में अच्छा दो, बोर्ड ग्रुप है तो बाकी स्टूडेंट में अच्छा दो। अगर अच्छे मार्क्स दोगे तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ डिस्कशन मत करना बेवकूफों की तरह टेलीग्राम पे, नहीं भाई नहीं, जो हो गया हो गया। आपके बोलने से ऐसे चेंज नहीं करेगा, आपके सोचने से चेंज नहीं करेगा। जो हो गया वो हो गया। फिर लॉ में भी इसी चीज लेना है, जो हो गया वो हो गया, फिर टैक्स पे फोकस करना है। फिर अपने अगर गुट्टू का पेपर गुट्टू पे फोकस करो, नहीं तो रेस्ट करो। तो कह रहा हूँ, पेपर के बाद डिस्कशन करोगे, तुम्हारे फेल होने के चांस अगर 10% है ना, तो मैं आपको बददुआ दे रहा हूँ कि आपको 20% बता देगा, वो 30% का हो जाएगा। अगर 70% है तो मैं 30% की बददुआ दूंगा कि आप फेल हो जाओ, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो। भाई जो टॉपर होता है, जो रैंकर होता है ना, वो चलो वो भी डिस्कस करता है, ऐसे नहीं कि इंसान है वो भी डिस्कस करेगा, तो मात्र क्या करेगा, टाइमिंग टाइम पे 8 से 10 मिनट डिस्कस करेगा, कोई बात नहीं। के लिए मैंने ऑडिट का पेपर दिया था, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे ऑडिट में कितने मार्क्स थे, मैंने कॉपी तो नहीं मंगाई, मिलता है 35-36 मार्क्स, मैंने कहा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, फेल ही है ना, एफ आर का अच्छा गया, ठीक ठाक गया, एफ एम का अच्छे देंगे, और एफ एम मेरे 63 मार्क्स थे, और एफ एम में 53 मार्क्स थे। दोनों में मेरे 50 प्लस है, एक में तो 60 प्लस है। आईसी ने मुझे 42 दी थी, मुझे क्या मेरे 42 नहीं बनते, मैंने 35-36 से 5-6 मार्क्स भी सबको दिए। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको 5-10 पे ग्रेस मार्क्स मिले, मुझे भी ग्रेस मार्क्स मिलते दिए ऐसे पास हो गया। अगर मैं सोचता नहीं नहीं मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, फिर ऐसे तो उनका खराब जाता ना भाई, तो मैं तो नहीं बन पाता ना इसलिए।
सीए नहीं मैं बताऊँ तो पढ़ा नहीं पाता। इसलिए बोल रहा हूँ कि फोकस अकाउंट तक खराब जाए अच्छा जाए, अगले पेपर में फोकस करना, और जो जो चीज़ मैंने बताई है उसी पे फोकस करो। आप 2 से 3 दिन जो बचे पूरा जान लगा दो। आपके अकाउंट में 50+ है, 60 में 50+, अगर आपके 50+ बन जाते हैं तो अगले 2 पेपर तो आराम से जाएंगे, और नहीं भी बनते कोई बात नहीं, अगले 2 पेपर में कोशिश करेंगे ताकि अकाउंट्स का जो सेटअप है वो अगले 2 पेपर में या मेरा बाकी पेपर है उसमें हो जाए। तो हार मत मानना, हार गए तो फेल हो गए, हार नहीं माने तो नहीं फेल हो गए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक चीज बोलो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, वीडियो को लाइक करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, पर एटलीस्ट ये कमेंट कर दो भैया वीडियो में क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया, ताकि मैं अगली वीडियोज में इसको इम्प्रूव कर सकूँ, पहली चीज। दूसरी, अपने दोस्तों में इसको शेयर, अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, आपके 4-5 दोस्त हैं, उनको शेयर कर दो भाई ये वीडियो बहुत अच्छी है, एज ए मोटिवेशन एज ए अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके हिसाब से वीडियो को शेयर कर दो। और पसंद आ जाए तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, इसमें लॉ के भी, बाकी सब्जेक्ट के भी, इवन सीए फाइनल के भी, सीए फाउंडेशन के भी, इवन सीएस के भी आपको यहाँ पे वीडियो कंटेंट मिलेगा। तो इवन आर्टिकल से का भी मिलेगा। तो सच में कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ, अगर आप कर सकते हो कर लो, आपको अच्छा अच्छा और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हाँ वो बैकग्राउंड वो ढिच्चा ढिच्चक वाला शायद उतने पैसे तो नहीं कि मैं प्रॉपर भी स्टूडियो लगा सकूँ, बट हाँ कंटेंट में कमी नहीं होगी, वीडियो क्वालिटी में ऊपर नीचे होता रहेगा, पर कंटेंट क्वालिटी आपको हमेशा अच्छी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बाकी चीज़ें भी बीच बीच में गाइड करता रहूँगा। साथ में टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, मैं अपना पर्सनल नंबर भी दे दूंगा। कुछ भी डाउट हो तो कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, या इवन मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा मुझे प्यार करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइज।